बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है जिनकी 11th उतनी अच्छी नहीं जाती है। 11th बर्बाद होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि 11th बर्बाद हो जाता है? वही स्कूल जाना, वही टेस्ट देना, वही परीक्षा देना, लेकिन जिनको अभी तक तुमने पढ़ा ही नहीं है, मतलब 170 आप ले आए तो आपकी 15,000 के अंदर रैंक आ जाएगी। 20 सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिलाकर। देखो, हाईएस्ट वेटेज वाले जो चैप्टर हैं वो 12वीं के हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका PWJE हिंदी मीडियम चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। खास करके यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 11th से 12th की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, 11th से 12th की तरफ मूव कर रहे हैं और उनके दिमाग में एक चीज आ रही है कि सर, हमारा 11th जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, अब हमको क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। थोड़ा संयम रख के, थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारी काम की बातें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को यह समझनी होगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी ही 11th बर्बाद हुई है तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये मान लीजिए कि आईआईटी की तैयारी करने वाले 80% स्टूडेंट्स की 11th के एंड में यही दिक्कत होती है कि सर, हमारा 11th बर्बाद हो गया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप किसी भी अपने मित्र से पूछकर देख लीजिएगा, उसका जवाब यही होगा कि हाँ भाई, मेरी भी स्थिति यही है, अब क्या किया जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। अच्छी इसलिए है कि आप अकेले नहीं हो, इस दुविधा से लगभग हर जेईई की तैयारी करने वाला स्टूडेंट गुजर रहा है। खराब चीज़ क्यों है? क्योंकि देखो, अच्छी चीज़ नहीं ही है ना। मतलब 11th बर्बाद होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। जिन लोगों ने हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ी होंगी 11th में, वो ऑब्वियसली इस समय पर हमसे एक स्टेप आगे हैं, लेकिन इस समय पर 12th के एंड में वो हमसे आगे या रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आने वाला साल कैसे निकालने वाले हैं। बहुत काम की मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, टू द पॉइंट में बात करूंगा आपसे। ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो कोई स्ट्रेस लेने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। जो बीत गई सो बात गई, यही फेज़ होता है। इसी तरह से सभी लोग इस जर्नी से गुजरते हैं। एक बात याद रखना कि ये जेईई की जो प्रिपरेशन है, ये मैराथन है। इसमें अगर आप बीच में थोड़ा सा पीछे रह भी गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 42 किलोमीटर की रेस होती है मैराथन। जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। 42 किलोमीटर में अगर पहले 10 किलोमीटर में आप लास्ट नंबर पर भी है ना, या पहले 20 किलोमीटर में लास्ट नंबर पर भी है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा कौन पहले करेगा इस पर डिपेंड करता है। तो शुरू कहां से किया, आज हमारी स्थिति क्या है, इट डजंट मैटर। अब हमें क्या करना है, इस चीज पे फोकस करना होगा और यहां से चीजें सुधारनी होगी। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है जिनकी 11th उतनी अच्छी नहीं जाती है, लेकिन 12th में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके एनआईटी और आईआईटीज तक पहुंच जाते हैं। कैसे करते हैं वो इस काम को, इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि रास्ता सीधा का सीधा है, लेकिन रास्ता कुछ ऐसा 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 आईआईटी तक पहुंचने का रास्ता भैया उतना सीधा नहीं है। इसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे और जो इन अप्स एंड डाउन्स को अच्छे से पार कर पाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझो कि अपना ये 11th बर्बाद होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि 11th बर्बाद हो जाता है? 10th तो बर्बाद नहीं हुई, 9th तो बर्बाद नहीं हुई, तो 11th बर्बाद ऐसा चीज आया क्यों? देखो, सबसे बड़ा रीजन है, पहली चीज 10th तक तो तुम्हें ना स्कूल वाले सिस्टम में होते थे। स्कूल की चीजें होती थी, स्कूल का एग्जाम होता था, एक साल का एक एग्जाम होता था, उसको देके हम लोग फ्री हो जाया करते थे और लगभग पढ़ाई छठी से लेकर 10वीं तक देखी जाए तो सिमिलर टाइप की होती थी। वही स्कूल जाना, वही टेस्ट देना, वही परीक्षा देना। लेकिन
11th में क्या होता है, एक ट्रांजिशन होता है। ये बात आप लोग जानते ही हो कि 10वीं तक पढ़ाई करने का तरीका अलग था, 11वीं में पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो पहला तो तरीका बदल जाता है, फिर एग्जाम का पैटर्न बदल जाता है, हर चीज का इंट्रोडक्शन हमें दिया जा रहा होता है। एक नए तरह की गणित, एक नए तरह की फिजिक्स, नए तरह की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है कि नई नई चीजों को सीखने के चक्कर में कई बार बैकलॉग हो जाते हैं, और वही बैकलॉग बढ़ते चले जाते हैं, और वो इतने बढ़ते बढ़ते बढ़ जाते हैं कि हम उनको छोड़ देते हैं, और वहीं पे शुरुआत हो जाती है 11th के बर्बाद होने की। तो अब क्या करें? सबसे पहले एसेस करो कि आप करंटली किस स्थिति में हो। देखो, ये 70 से 80% बच्चे जो हैं, इनकी 11th बर्बाद है। अगर तुम पूछोगे अपने आसपास, अगर तुम 100 बच्चों से पूछोगे तो उसमें से 75 बच्चे तुमसे बोलेंगे कि हाँ मेरी भी 11th बर्बाद है ना। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। जिस स्थिति में आप हो उसी स्थिति में आपके जैसे और बच्चे भी हैं। लेकिन अभी अपनी करंट स्थिति को थोड़ा सा समझो, उस हिसाब से हम काम करेंगे। अभी क्या 11th में ये देखो कि ऐसे कितने चैप्टर हैं जिनकी आपने थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों की हुई है। चाहे 2 ही चैप्टर हो, उनको लिख के रखो। तो मैं अपने पास कितने, जैसे मैथ्स में 30, फिजिक्स में 30 और केमिस्ट्री में 30, 30, 30, 30, 90 क्वेश्चन की, 90 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। अगर हर सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर भी है ऐसा, उसको लिखो। नहीं भी है कोई बात नहीं, या 0 लिख दो, या लिखो कि 0 चैप्टर है हमारे पास इसमें, या 1 चैप्टर है जिसकी हमने थ्योरी और प्रैक्टिस की हुई है, या 5 है या 10 है, या लिखो पहले, है ना। फिर देखो कि ऐसे कितने चैप्टर हैं जिनकी हमने थ्योरी तो पढ़ी हुई है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की थी। आप में से मेजोरिटी जनता शायद यहाँ पर होगी कि हाँ सर हमने क्लासेस अटेंड की है, बीच बीच में थोड़ी सी क्लासेस छूट जाया करती थी, इस वजह से बैकलॉग हो जाता था। फिर मोटा मोटी देखोगे तो हमें अच्छी खासी थ्योरी पता है, प्रैक्टिस का अभाव है सर, क्योंकि समय की कमी थी, स्कूल भी जाना था, टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, इसीलिए प्रैक्टिस नहीं हो पाई। यहाँ पे लिखो कितने चैप्टर हैं हमारे, ऐसे 5 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर हैं, 50 चैप्टर हैं। 90 में से मैं बात कर रहा हूँ, टोटल मिला के 90 में से ऐसे कितने चैप्टर, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनाना ऐसे, है ना। और फिर ये देखो कि ऐसे कितने चैप्टर है जिनकी हमें ना थ्योरी पता है ना प्रैक्टिस पता है, जिनको हम पढ़ भी नहीं पाए थे, थ्योरी ही नहीं पढ़ पाए थे, तो फिर प्रैक्टिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। यहाँ पर भी मेंशन करो भाई कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर, 10 चैप्टर, 15 चैप्टर, 20 चैप्टर, ऐसे टोटल मिलाकर कितने हैं। ये एक वास्तविकता का हमें अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा अभी मैं थोड़ा आगे जाकर बताऊंगा कि इससे फायदा क्या होगा, ठीक है। तुम्हें सच्चाई पता चलेगी कि तुम्हें सही में इन चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत भी है या नहीं है। जिनको अभी तक तुमने पढ़ा ही नहीं है उनको आगे भी तुम्हें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अच्छा 30 30 30 तो मैं 11th प्लस 12th बोल दिया है ना, ये अपन इसका आधा कर लेना, मतलब है ना। 11th की बात करें तो 15 15 15 45 चैप्टर हैं। तो हो सकता है इन 45 में से तुम्हारे 5 चैप्टर या 10 चैप्टर या 15 चैप्टर ऐसे हों जो जिनकी थ्योरी तो तुम्हें पता हो लेकिन प्रैक्टिस का अभाव हो। और हो सकता है कि यहीं पे तुम्हारे 5, 10, 15 या 20 चैप्टर ऐसे हों जिनकी ना थ्योरी पता है हम लोगों को, ना प्रैक्टिस कर पाए थे। अब करना क्या है, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। देखो, जेई का जो पेपर होता है, जेई मेंस का जो पेपर होता है या जेई एडवांस का जो पेपर होता है, उसमें 45% सवाल 11th के आते हैं और 55% सवाल जो है वो 12th के आते हैं। सिंपल भाषा में समझाता हूं, 75 सवाल जो जेई मेंस में आते हैं उसमें से 25 मैथ्स के, 25 केमिस्ट्री के और 25 फिजिक्स के होते हैं। इन 25 में से ये मान लो तुम कि 12 सवाल जो है, 12 क्वेश्चन जो है वो 11th के होते हैं और 13 क्वेश्चन जो है वो 12th के होते हैं। एकदम सिंपल सी बात। ऐसा ही आप फिजिक्स में मान लो, ऐसा ही आप केमिस्ट्री में मान लो। रफ आइडिया दे रहा हूं, हो सकता है एक आध इधर उधर हो जाए। ओवरऑल पिछले 5 सालों का डेटा देखा गया तो उसमें यह पाया गया कि 11th का 45% आता है और 12th का 55% आता है ना। अब एक और सच्चाई समझते हैं। देखो, अगर आपको 300 में से 250 नंबर लेकर आने हैं
तो अब इस 250 नंबर को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? 200 नंबर लाने हैं तो इस 200 नंबर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? और 150 नंबर लाने हैं तो इस 150 नंबर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? कितना पोर्शन 11th का जरूरी है, कितना पोर्शन 12th का जरूरी है ना? एकदम सिंपल चीज से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपका टारगेट है कि मुझे 300 में से 150 नंबर लेकर आने हैं। अभी के लिए मान लीजिए आपने बनाया कि मेरे को 150 नंबर लाने। 150 नंबर क्यों लाने हैं? 150 नंबर लाने पर आपकी 98 परसेंटाइल बन जाएगी, मतलब आपकी 30,000 रैंक आ जाएगी। और 30,000 रैंक एक अच्छी एनआईटी में अच्छी ब्रांच तक पहुंचने के लिए काफी होती है। मतलब बहुत अच्छी ब्रांच शायद ना मिले, लेकिन एक एनआईटी तक आप पहुंच जाओगे। तो मतलब हमें 30,000 का आंकड़ा तो सबसे पहले सेफ रखना होगा कि इतना स्कोर तो हमें सेफली लाना ही है, इतना स्कोर तो हमें सेफली बनाना ही है। इसीलिए मैंने ना 150 नंबर पर बार रखा है कि इतना अपन को पहले सिक्योर करना है। 150 से जैसे ही आप 200 की तरफ बढ़ोगे और 250 की तरफ बढ़ोगे तो बहुत अच्छी चीजें होने लग जाएंगी, है ना? मतलब 170 आप ले आए तो आपकी 15,000 के अंदर रैंक आ जाएगी, और 225 ले आए तो 1500 के अंदर रैंक आ जाएगी, है ना? वास्तविकता समझना इस बात की। फिर से पीछे आता हूं। 150 नंबर लाने हैं तो आप ये टारगेट करो कि आप 100 नंबर 12th के सिलेबस से ले आओगे और 50 नंबर 11th के सिलेबस से ले आओगे। अब 50 नंबर अगर 11th से लेकर आने हैं आपको, तो 50 नंबर लाने हैं, मतलब कितने सवालों की बात हो गई? 13 सवाल अगर 11th के आपने कर लिए तो 13 चौक 52 नंबर आपके आ जाएंगे। 13 सवाल तीनों सब्जेक्ट मिला के करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के 13 सवाल करने हैं। 11th के कितने सवाल आ रहे हैं? टोटल 75 में से बात करें तो 12 तिया 36 सवाल 11th के आ रहे हैं और 13 तिया 39 सवाल 12th के आ रहे हैं। मतलब 36 में से अगर आप 11th के केवल 13 सवाल सही कर देते हो तो आपका काम हो गया। आपको 12th के सवालों पे फोकस करना है। 12th के आपको 25 सवाल करने होंगे, मतलब 39 में से 25 सवाल 12th के करने होंगे, जो अगर आप से भी अच्छे से पढ़ाई करें तो 12th में इतनी चीज हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब हमें 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का स्ट्रेस दिमाग पे नहीं लेना है। हमारा पहला टारगेट होना चाहिए खुद को सेफ करना, खुद को इस जगह पर लेके आना। उसके लिए 11th के आपको मात्र 13 सवाल करने हैं। चलो थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं कि नहीं सर मैं 150 तो ले ही आ रहा हूं, मुझे 200 लेकर आने हैं। तो आप ये टारगेट करो कि 80 नंबर आप 11th के सिलेबस से लाओगे, मतलब 20 सवाल आपको 11th के करने हैं, 20 क्वेश्चन फ्रॉम 11th। और यहां पर अपने कितने हो जाएंगे? 30 क्वेश्चन 12th के हो जाएंगे। तो 36 में से 20 सवाल। अब 20 सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर, मतलब 6 6 6 या 6 7 7, एक सब्जेक्ट में 6 सवाल या 7 सवाल करने हैं। 6 सवाल या 7 सवाल करने के लिए पर सब्जेक्ट आपको 6 या 7 चैप्टर ही स्ट्रॉन्ग करने हैं। आपको 15 के 15 चैप्टर आज की डेट में स्ट्रॉन्ग नहीं करने हैं, ना ही लास्ट में स्ट्रॉन्ग करने हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब आप जेई का एग्जाम भी देने जा रहे होंगे तब आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि मैथ्स के 15 चैप्टर में से, 11th के 15 चैप्टर में से कम 7 या 8 चैप्टर ऐसे हैं 11th के जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं, है ना? इससे आपका 200 वाला काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपन लास्ट। अगर आप 250 नंबर टारगेट कर रहे हो तो आपको 25 सवाल 11th के, और यहां पे अपना कितना हो जाएगा? लगभग कितने 37 38 सवाल हो जाएंगे, है ना? 37 38 सवाल आपको इसके करने पड़ेंगे। मतलब 250 जो है उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। और देखो 250 तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, क्योंकि 225 नंबर पर ही आपकी 99.9 परसेंटाइल बन जाती है। मतलब 250 पर तो आप ये मान लो कि आप अंडर 1000 आ जाओगे, है ना? तो मैं एक वास्तविकता बस आपको दिखा रहा हूं कि आपको क्या करना होगा। 12th तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी होगी, जो एक सर बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर आप अभी भी शुरू करोगे तो कर पाओगे। और 11th भी आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी अगर आपको 250 नंबर तक पहुंचना है। लेकिन देखो वहां की बात बाद में करना, पहले इसको सिक्योर करो। ये यहां जब पहुंच जाओ तब इस पे जंप लो, जब यहां पहुंच जाओ तो इस पे जंप लो। पहले 11th के
अपन को 4 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के निपटाने हैं, जिससे अपना ये वाला काम होगा। फिर जब इस जगह पहुंच जाओ तो फिर इससे अपन 6 चैप्टर या 6-7 चैप्टर पे चलेंगे। जब ये क्लियर हो जाए तब अपन और चीजें कोशिश करेंगे कि भाई 25 सवाल करने हैं तो अपन को 8-9 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देख लो, मैं तुम्हें वास्तविकता बता दी मैंने। इस साल के जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से, ये जो मार्क्स हैं ये इसी साल के हैं, ये 2026 के ही है, और लगभग यही चीज तुम अगले साल भी देख सकते हो, क्योंकि लगभग पेपर एक जैसे बनने लग गए हैं। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर आपका 11th बर्बाद हो भी गया है तो आपको क्या करना है ना। अब लास्ट में जाते जाते बस मैं आपको बता देता हूं कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज वाले होते हैं। तो मैथ्स के जो टॉप चैप्टर हैं, इसमें से 12वीं के भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं ताकि अगले साल का आपका आइडिया रहे। ये 12th का है, ये 12th का है, ये अपने 11th के चैप्टर हैं, फिर ये 12th का है, ये 12th का है, ये 12th का है, ये अपना 11th का है, ये 12th का है, ये 12th का है। ठीक है, देखो हाईएस्ट वेटेज वाले जो चैप्टर हैं वो 12वीं के हैं। अगर अब भी शुरू कर दोगे तो भी 12वीं में अच्छे से काम कर पाओगे, है ना। 11th के चैप्टर, अब इसमें भी 11th 12th तुम लोग देख सकते हो। इसमें भी लास्ट के जो चैप्टर हैं ये हैं जिनसे सबसे कम सवाल पूछे जाते हैं। एक बार रुक के बहुत अच्छे से इन चीजों को देख लेना। ये हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर हैं। इन 10 चैप्टर से 50% सवाल पूछे गए थे, इन 10 चैप्टर से 35% सवाल पूछे गए थे, और इन लास्ट 10 चैप्टर से 15% सवाल पूछे गए थे। अब तुम्हें पता करना है कि कौन सा चैप्टर तुम्हारा किस कैटेगरी में है, किसको तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है, किसकी थ्योरी पढ़नी है, किसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से ये अपने फिजिक्स के भी हो गए। टॉप 12 चैप्टर जिससे 50% सवाल आते हैं, अगले 11 चैप्टर जिससे 31% सवाल आते हैं, लास्ट 9 चैप्टर जिससे सबसे कम सवाल आते हैं, और ये अपने केमिस्ट्री के हो गए। टॉप 11 चैप्टर जिससे 50% सवाल आते हैं, अगले 12 चैप्टर जिससे 30% सवाल आते हैं, और लास्ट 10 चैप्टर जिससे सबसे कम सवाल आते हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको क्या करना है, कौन से चैप्टर आपको छांटने हैं। जिनकी थ्योरी और प्रैक्टिस भी नहीं की है, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो इस पे फोकस करो। थ्योरी पढ़ ली है, प्रैक्टिस नहीं की है, अगर वो अपने टॉप 10 में है, 11th के चैप्टर है, उनकी प्रैक्टिस करो। और अगर थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों कर ली है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपकी समस्या है वो लगभग 70-80% बच्चों की समस्या है। क्या बीत गया वो ज़रूरी नहीं है, क्या आने वाला है वो बहुत ज़रूरी है। उस पर अच्छे से फोकस करोगे तभी जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच पाओगे। एक बात याद रखना बेटा, जब जागो तभी सवेरा, और हार जब होती है जब मान ली जाती है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो हमको ठान लेना है कि हम स्मार्टली पढ़ाई करेंगे, हम पूरा करने के पीछे नहीं भागेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि मुझे 11th पूरी कंप्लीट कर देनी है। 11th में जो गलतियां की उन्हें नहीं दोहराना है। सबसे बड़ी गलती होती है प्रैक्टिस ना करने की, क्योंकि ये चैप्टर्स, ये एग्ज़ाम जो है वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको 12th में हम लोग करवाएंगे, साथ में 11th की बहुत सारी चीज़ें करवाएंगे। इस बार हम लोगों को कोई कमी, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। चलिए इसी के साथ आज की इस सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आपको कुछ पॉजिटिव इनपुट्स इस सेशन से मिले होंगे। कमेंट्स में बताओ कि आप कौन से चैप्टर आपके किस कैटेगरी में है, कितना % आपका 11th रेडी है, कितना स्कोर आप टारगेट कर रहे हो, और क्या आप लोग 12th में मचाने के लिए रेडी हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और ऐसे ही टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं, और सबसे ज़रूरी चीज़ प्यार लुटाते रहें, क्योंकि इस संसार को प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।